हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 15th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें डिस्कस करेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज़ ब्रोनियन मूवमेंट। तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या है कि जब कोलाइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कोलाइडल पार्टिकल्स एक कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का मोशन मिला कोलाइडल पार्टिकल्स का, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो इस तरह का मोशन ऑब्जर्व किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1827, जो कि एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने पोलन ग्रेन्स के केस में ये केस देखा था कि पोलन ग्रेन्स को जब वाटर में सस्पेंड किया गया तो देखा गया कि पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स थे तो वो इस तरह से कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन में मूव कर रहे थे। इस तरह का कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन मिला कोलाइडल पार्टिकल्स का। ये जो आप डॉट्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये डॉट्स हमें बता रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को। तो इस तरह का एक रैंडम मोशन जो था उसको ऑब्जर्व किया गया कोलाइडल इन केस ऑफ पोलन ग्रेन्स के, जब पोलन ग्रेन्स को वाटर में सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद फिर बाकी भी कोलाइडल सॉल्यूशंस के केसेस को जब डिस्कस किया गया, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि पोलन ग्रेन्स की तरह ही इस तरह से अगर कोई और भी हम कोलाइडल सॉल्यूशंस लेते हैं तो उनका हमें इसी तरह का कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन मिलता है। और उसी मोशन का नाम रॉबर्ट ब्राउन का जो नाम था उस पे रखा गया और इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल्स के इस जिगजैग मोशन को नाम दिया गया ब्रोनियन मोशन या ब्रोनियन मूवमेंट। तो ये जो ब्रोनियन मोशन है ये कोलाइड के साइज पे डिपेंड करता है और साथ में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज है, मतलब जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा ब्रोनियन मोशन उतना ज़्यादा होगा। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा ब्रोनियन मोशन होगा। तो दैट मीन्स स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द ब्रोनियन मोशन। तो अब ये जो मोशन है ब्रोनियन मोशन, तो ये हमें किसकी वजह से मिलता है? क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं यानी डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं और डिस्पर्शन मीडियम, दोनों के बीच में हमें एक अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट मिलती है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स के साथ जब कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट हमें मिलती है। यानी कि जो डिस्पर्शन मीडियम है वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं, उनके साथ अनइक्वली इम्पैक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, जिसको कि सबसे पहले एक्सप्लेन किया था या स्टेट किया था बाय वाइनर ने इन 1863। तो वाइनर के अकॉर्डिंग जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के ऊपर अनइक्वल इम्पैक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का मोशन जिगजैग मिलता है। कि जो डिस्पर्शन मीडियम जब कोलाइड करता है डिस्पर्स फेज पार्टिकल के साथ तो डिस्पर्शन मीडियम उस डिस्पर्स फेज पार्टिकल को दूसरी डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस कर देता है। और इस तरह से जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस होगा दूसरी डायरेक्शन की तरफ तो इस तरह से फर्दर जो डिस्पर्शन मीडियम है तो वो इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देगा दूसरी डायरेक्शन की तरफ। फर्दर इस पार्टिकल को डिस्पर्शन मीडियम जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो इसको डिस्प्लेस करेगा अनदर डायरेक्शन की तरफ और ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है। तो इसी तरह का डिस्पर्शन मीडियम जो है वो इन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर अनइक्वल इम्पैक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स जो हैं ये रैंडम जिगजैग मोशन में मूव
करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रोनियन मोशन मिलता है। तो इसीलिए जो ब्रोनियन मोशन है इसका स्टरिंग इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। तो सेटल डाउन नहीं होंगे तो इट मीन्स हमें इन कोलाइडल सॉल्यूशंस की स्टेबिलिटी मिलती है। तो जैसे जैसे अगर इन डिस्पर्स फेज पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे डिस्पर्शन मीडियम इनके ऊपर अनइक्वल बम्बार्डमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो जो कि कंफर्म किया गया है सस्पेंशन के केस में, कि अगर हम सस्पेंशन का केस लें तो उसमें हमें इस तरह का कोई भी ब्रोनियन मोशन नहीं मिलता है, क्योंकि सस्पेंशन पार्टिकल का साइज लार्ज है। तो लार्ज होने की वजह से उसमें इस तरह का हमें मोशन नहीं मिलता है। तो दैट मीन्स साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइज के बढ़ने से ब्रोनियन मोशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ब्रोनियन मोशन है तो ये काइनेटिक थ्योरी में भी जैसा कि कहा गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैस पार्टिकल्स तो वो रैंडम मोशन में रहते हैं। तो ये पूरी तरह से ब्रोनियन मोशन भी उस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनका हमें एक एंडलेस या सीजलेस हम कह सकते हैं कि हमें एक एंडलेस मोशन मिलता है। देन सेकेंडली अगर हम बात करें तो ब्रोनियन मोशन हमें बताता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते, सेटल डाउन होते, जबकि ये पार्टिकल रैंडम मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी मिलती है। देन फर्दर ये जो ब्रोनियन मोशन है इसके बेसिस पे फर्दर एवोगाड्रो नंबर को भी डेवलप किया गया है। उसमें ये हेल्प करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रोज नंबर, जो कि उसकी कैलकुलेशंस में आप फर्दर स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स की, विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस पे तो कोलाइडल पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बेसिस पे हम कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को डिटरमाइन करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे किस तरह का चार्ज प्रेजेंट है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्रामेटिक सेटअप। तो ये यहाँ पे ली गई है एक यू शेप ट्यूब जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया है। तो इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया गया है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो इट मीन्स उन कोलाइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट मीन्स उन कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं इन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे किस तरह का चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन फर्दर यहाँ पे आप ये डायग्रामेटिक सेटअप देख सकते हैं। ये डायग्रामेटिक सेटअप है आर्सेनियस सल्फाइड कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। तो जैसे कि इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियल जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली डायग्राम में कि यहाँ पे जो कलर की इंटेंसिटी होगी दोनों लिम्स में वो इनिशियली हमें सेम मिलेगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी अप्लाई हमने नहीं किया है बिफोर इलेक्ट्रोफोर्सेस, तो उससे पहले इन दोनों लिम्स में ये जो दोनों पोर्शंस आप देख रहे हैं इस यू शेप ट्यूब के, तो यहाँ पे इन दोनों लिम्स में हमें कलर की जो इंटेंसिटी होगी आर्सेनियस सल्फाइड के कलर की इंटेंसिटी वो दोनों लिम्स में हमें इनिशियली सेम मिलेगी।
पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड में बढ़ जाती है, कि इस पोर्शन में कलर की डेंसिटी बढ़ती है और इस पोर्शन में कलर की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आर्सेनियस सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो जिसकी वजह से इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिम्ब की तरफ कलर की इंटेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि आर्सेनियस सल्फाइड के पार्टिकल इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर है हमें कि अगर आर्सेनियस सल्फाइड के पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आर्सेनियस सल्फाइड पार्टिकल्स पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स जो आर्सेनियस सल्फाइड है इट इज़ ए नेगेटिव कोलाइड। इसी तरह से सेम वे में अगर हम इस आर्सेनियस सल्फाइड की जगह पे यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन लेते तो उस केस में हम ये ऑब्जर्व करते कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसका मतलब ये होता कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड है। तो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल का मतलब है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशंस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं आइदर इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, आइदर टुवर्ड्स पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो उस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो दैट मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो दैट मीन्स उन कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोर्सिस, जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं आइदर इलेक्ट्रोड की तरफ या अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्लाई करते हैं। दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।